हाय फ्रेंड्स, जीएसटी की रिवीजन कर रहे हैं और जीएसटी की रिवीजन में आज का टॉपिक है मेरा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर मैं सही मायने में बोलूँ ना, इस टॉपिक को मैं एंड में लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मोर ऑफ थियोरटिकल पार्ट है, लेकिन इस बार चेंजेस ज़्यादा आए हैं तो इस वजह से इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगेन टॉपिक इजी भी है, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लिखने का कि यार इसमें लिखा क्या जाएगा, तो समझाने का बहुत कुछ है। मैं समझा अपनी तरफ से सारा दूंगा, ठीक है। नोट्स आपको इसके दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समरी नोट्स बन गए तो ठीक है, फुल फ्लेज नोट्स शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं चैप्टर को, कोशिश करेंगे कि आज इसे वाइंड अप कर दें। आइए, अगर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की बात करूं, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो बेटे यहां पे मेरे को समझाने के लिए लगता है कि तीन लिम बनते हैं। एक हो गया सेक्शन 22, एक हो गया सेक्शन 23 और एक हो गया सेक्शन 24। सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट जो क्रॉस कर जाएगा उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 23 में उन लोगों के लिए बात की हुई है जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, मतलब आप एक्सक्लूसिवली इन गुड्स और सर्विसेज में हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 24 आ गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन इफ थ्रेशोल्ड लिमिट इज एक्सीड, टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो, ठीक है। और ये नॉट रिक्वायर्ड, और ये हो गया नॉट रिक्वायर्ड, और लास्ट हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ठीक है। अब इसके बीच में एक बंदा और टपक जाता है, सर मेरा ना तो थ्रेशोल्ड हिट हो रहा, ठीक है, ना ही मेरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मैं फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, पंगे लेना चाहता हूं मैं। भाई ठीक है, तेरी मर्जी, तेरा पंगे लेने का मन है तो तेरे लिए 25(3) है जो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, तो वहां पे जाके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो मैंने आपको ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश की। अब अगर मैं सही मायनों में बताऊं ना, अगर मेरे को किसी इंसान को जीएसटी पढ़ाना हो जिसने कभी जीएसटी, मतलब जिसका कॉमर्स से कोई लेना देना ना हो, तो मैं उसको यहां से जीएसटी पढ़ाना शुरू करूंगा, जबकि टैक्स वाले स्टूडेंट को स्कोप ऑफ सप्लाई वगैरह से पढ़ाना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपका टर्नओवर की जो शुरू में प्रिस्क्राइब की गई लिमिट 20 लाख और 10 लाख की गई थी कि कुछ जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनमें 10 लाख, अदर स्टेट्स में 20 लाख का टर्नओवर से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को भी 20 लाख रुपए तक कर दिया। फिर एक नई चीज और लेके आए, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में है, केवल गुड्स सप्लाई करते हैं, तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें, ये समरी है, मेरी समरी पोजीशन है, मैं डायरेक्टली यहां से समझाऊंगा और पढ़ा दूंगा ऊपर। 10 लाख का जो आपका थ्रेशोल्ड का लिमिट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए। 20 लाख का जो लिमिट है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है। और अब जरा ध्यान से सुनना, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बची हुई जितनी भी स्टेट्स और यूटी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख, अगर वो गुड्स और सर्विसेज और बोथ दे रहे हैं। अगर वो एक्सक्लूसिवली गुड्स के ट्रेडिंग में है या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में है तो उस केस में उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी सेक्शन 22 में लिखी हुई है, 22 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। तो मैं ज्यादा पढ़ के नहीं विस्तार कर रहा आपको। तो पहले इन्होंने दी 20 लाख की लिमिट, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए हम 10 लाख कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट 10 लाख की बढ़ा के 20 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है। और काउंसिल चाहे तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके हिसाब से इन्होंने कर दिया। उसके बाद मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट की यहाँ पे बात लिख दी है, लेकिन आप यहाँ से याद कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 आता है। अगर आपका पहले वाले लॉ में किसी में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब क्या, आपका एक्साइज लॉ में रजिस्ट्रेशन हुआ था, एक्साइज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था, सर्विस एक्ट में हुआ था, वैट में हुआ था, किसी में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब क्या, जो टैक्सेस अब मर्ज होके जीएसटी में आए हैं
उन टैक्सेस में, उन टैक्स लॉज में कहीं पे भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। सर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट हिट हो रही थी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट हिट नहीं हो रही, तो ठीक है बेटे, पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेना। एवरी पर्सन हु ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डेट इज रजिस्टर्ड और होल्ड लाइसेंस इन अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डेट। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर आपने अपना वो क्या कहते हैं बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो जो बंदा ले रहा है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। where a business carried on by a taxable person registered under this act transferred whether on account of succession or otherwise। पापा का बिजनेस था, पापा की डेथ हो गई, अब बेटा चला रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बेटे को अपने पैन पे वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी, ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया होता है, ट्रांसफरी जिसके पास गया होता है, ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज द केस में बी शैल बी लाइबल टू रजिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। अमेलगमेशन और डीमर्ज, अमेलगमेशन और डीमर्जर बात समझ में आ गई होगी कि अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में अमेलगमेटिंग कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी, डिमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, तो जो नई कंपनी बन के आई रिजल्टिंग कंपनी या अमेलगमेटेड कंपनी, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही साथ जब हम टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं 16 to 21 में जब हम वहां पे पढ़ रहे होते हैं, तो उनका क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाता है, वो बातें क्रेडिट की हैं, ठीक है ना। तो वो वाली बातें हो गई। अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालना? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन तो हमें दे रखी है सर, कहां पे? 2.6 में दे रखी है, तो वहां पे टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट सप्लाई, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड all supply made by a taxable person whether on his own account on made on behalf of his principal। अगर उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी कोई, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एजेंट की बात कर रहा है, तो भी वो उसके टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अ सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, मतलब मैं जॉब वर्क करूं, बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, referred to in section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। Minded, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, टर्नओवर में इंक्लूड कर लिया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात हुई। मैं आ जाता हूं 24 पे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं ये इंटर की, क्योंकि मैं इंटर की बात करूंगा, इंटर की बात करूं तो यहाँ पे 5-7 पॉइंट ही हैं जो मेरे पढ़ने वाले हैं, बाकी उनकी डिटेल समझने के लिए सीए फाइनल की चीजें देखनी पड़ती हैं। तो फटाफट बात करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, 22(1) में जो भी लिखा हुआ है, मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो सब भूल जाओ। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो सबसे पहला आया इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई आपने गुड्स की कर दी या सर्विसेज की कर दी? आपका ऑलरेडी अभी टर्नओवर केवल 5 लाख का है, 10 लाख का भी हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी गुड्स की या सर्विसेज की, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर सर्विसेज के लिए कुछ एग्जेम्पशन है बेटे, बाद में बात करूंगा, अभी फ्लो में जाने दो। उसके बाद आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं? सर जो हरियाणा में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हरियाणा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड, लेकिन 10-15 दिन के लिए दिल्ली में ट्रेड फेयर लग रहा है, एग्जीबिशन लग रही है, वहां पे जाके अपना माल बेचना है, तो वो दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और उस केस में उसको थ्रेशोल्ड वाली लिमिट नहीं मिलती। अगर वो दिल्ली में जाके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनना चाहता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने कोई ऐसी, वो जो सर्विसेज की पूरी लिस्ट थी जो लास्ट क्लास में आरसीएम की रिवीजन की थी हम लोगों ने, अगर वो वाली सर्विसेज ले ली या वो वाले गुड्स खरीदे जिसमें आरसीएम में मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, तो अगर मैंने अपना टर्नओवर मेरा 5 लाख का भी है, लेकिन मैंने क्या किया, लीगल सर्विसेज ले ली, आई एम अ बिजनेस एंटिटी और मैंने लीगल सर्विसेज ले ली, तो उस केस में मेरे को अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 95 इको हूं मैं, ठीक है जी। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर से आया है बंदा और वो यहां पे आके अपने गुड्स बेचना चाहता है, गुड्स सर्विसेज बेचना चाहता है, दैट इज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसकी बात अभी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अब आने वाले हैं ये फाइनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। सर जो बंदा टीडीएस काटने के लिए लायबल है,
under section 51, he is required to get himself compulsory register under GST. ISD हैं आप, ठीक है ना, ISD हैं आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? सर मेरा सारा का सारा काम दिल्ली में होता है, दिल्ली हेड ऑफिस है और मेरी ब्रांचेस खुली हुई हैं दिल्ली में, सारा का सारा मेरा क्रेडिट आता है और अब मैं अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, दैट इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद 52, अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं सोर्स पे तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इको इज रिक्वायर्ड टू, वो हो गया। OIDAR, क्या सर बाहर से ऑनलाइन सर्विसेज ली जा रही हैं? एवरी पर्सन सप्लाइंग द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इन इंडिया, तो उस बंदे को इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड सच अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक अपने हाथ में पावर तो रखी लेती है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मैंने आपको समझा दिया। फटाफट अब जरा ध्यान से सुनो, इनको अपना बिजनेस शुरू करने, दोनों के लिए कह रहा हूं, इनको अपना बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इनको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इनका रजिस्ट्रेशन अभी हम बाद में भी डिटेल में पढ़ूंगा रजिस्ट्रेशन की बातें इनके लिए। तो इनका एक बार का कराया गया रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए वैलिड होता है और फिर दोबारा 90 दिन तक के लिए एक्सटेंशन मांग सकते हैं। दोनों को ही अपना टैक्स एडवांस में जमा कराना पड़ेगा अपनी एस्टिमेटेड टर्नओवर के बेसिस पे। तो अपने एस्टिमेटेड टर्नओवर के बेसिस पे इनको अपना टैक्स एडवांस में जमा कराना पड़ता है। मतलब क्या, मैं हरियाणा में रजिस्टर हूं, 15 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं कि हाँ मेरे को वहां पे जाके एग्जीबिशन में माल बेचना है, तो एस्टिमेटेड जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मेरे को पहले जमा करानी पड़ेगी। इसको RG01 में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसको RG09 में, इसको 1 और 3 भी भरनी होती है, इसको GSTR 5 भरनी होती है। इसको ITC अवेलेबल है सारी चीजों का, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, क्योंकि वो इंडिया का है ना। इसको कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज सबका ITC अवेलेबल है। इसको केवल जो ये इंपोर्टेड गुड्स बाहर से लेके आया उसका ITC अवेलेबल है। जो इंडिया में आके गुड्स, चाहे कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर किए, उसका इसको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन लो, इंटरस्टेट की बात की थी। इंटरस्टेट अगर आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई करते हुए भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज में इन्वॉल्व हो तो 20 लाख रुपए तक का आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विसेज अगेन इनटेंजिबल है, इस वजह से चीजें पकड़ में नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने अपने आप ही एग्जेम्पशन दे दी। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, यहां पे देखिएगा, यहां पे कहता है पर्सन मेकिंग द सप्लाईज अदर देन सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 दैट इज इको who is required to collect tax, ठीक है, and having a aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding 20 लाख। मतलब क्या, मैं एक परचून वाला हूं जो कि इको के थ्रू अपना माल बेच रहा और मेरा टर्नओवर अगर 20 लाख तक का भी नहीं हुआ तो भी मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक है, अबव लिमिट इज 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है जी सर। उसके बाद ये वाला पॉइंट जरूर देखना ध्यान से, इंटरस्टेट सप्लाई, अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है या सीटीपी स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं हरियाणा में ऑलरेडी रजिस्टर हूं, मैं दिल्ली में एग्जीबिशन लगा रहा हूं और स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की करा रहा हूं, तो मेरे को बीइंग अ सीटीपी भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सच पर्सन हैव ऑब्टेन्ड पेन एंड हैव जनरेटेड द ई वेबिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जरा यहां पे देखिएगा, जॉब वर्कर कौन होते हैं? पहली बात तो याद करें कि जब मैं शेड्यूल पढ़ता हूं अपने, तो वहां पे मेरे 13 तरीके की चीजें सर्विसेज डिक्लेयर कर दी गई हैं और 5 तरह की गुड्स, वहां पे जॉब वर्कर के काम को सर्विस डिक्लेयर किया गया है। तो जॉब वर्कर, क्योंकि अब वो इंटरस्टेट सर्विसेज दे रहा है एक तरह से, job worker engage in making interstate supply of services to a registered person having been exempted from the obtaining registration. However, no exemption is liable to register under 22(1). ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका थ्रेशोल्ड ऑलरेडी एक्सीड हो रहा है तो आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। और हु ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो खुद ही रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है। हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वरस्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल। तो ऐसे के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, आगे
पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा क्वेश्चन एमसीक्यू में टपकेगा। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर अ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज मेरे को यहां पे बतानी थी, टर्नओवर की डेफिनेशन में पता नहीं ये मिस हो गई क्या, देख लें एक बार। नहीं, मिस तो नहीं हुई है, चलिए आगे आती है तो बताता हूँ, वरना स्पेशली आपको बता दूंगा, बताए बिना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए जी, चलिए उसके बाद, हाँ, तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? फॉलोइंग शैल नॉट बी लाइबल फॉर अ रजिस्ट्रेशन, person who is exclusively in the business of supplying goods or services or both, they are not liable for to tax or wholly exempt from tax। नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, पेट्रोलियम वगैरह वाला है, अल्कोहल वगैरह, उसको एक्सक्लूसिवली उसी में होना चाहिए। लेकिन एक्सक्लूसिवली, मैं सीबीएसई वाला स्कूल चला रहा हूं सर, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैं साथ ही साथ कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं, तो दोनों क्लब हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो टर्नओवर दोनों का मिला के देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। और वो टर्नओवर दोनों का मिला के अगर 20 लाख से ऊपर हो गया तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्सक्लूसिवली वही काम करते हैं। कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन स्पेसिफाइड द कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये तो बेकार की बात है जी, हम हर जगह पावर अपने हाथ में रखे चलेंगे। नोट्स, एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? जो खुद लेबर करके या अपनी फैमिली के थ्रू या उसने सर्वेंट रखे हुए उनके थ्रू प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मीन्स इंडिविजुअल और एचयूएफ हु अंडरटेक द कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, बाय लेबर ऑफ फैमिली, सर्वेंट, वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, हायर्ड लेबर वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है ना। पर्सन मेकिंग आरसीएम सप्लाई एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ये वाली नोटिफिकेशन जरा देख लीजिएगा। पर्सन हु आर ओनली एंगेज, जरा ध्यान से सुनिएगा, हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग supplies of a taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on a reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under 9(3) of the said act as a category of person exempt from the obtaining registration। लॉयर है वो केवल और केवल लीगल सर्विसेज देता है, जिसमें रिसिपिएंट ने टैक्स पे करना है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बढ़िया, चले आगे चलें जी। हाँ, आ गया मेरा पॉइंट, आ गया मैं जो बोल रहा था ना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिमिट एक्सटेंडेड फॉर 40 लाख, 40 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट कर दी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 50 lakh is exempt from taking registration except, 40 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट जिसको ऑलरेडी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कह दिया गया उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन हु इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेकिंग द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, कौन कौन से? आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल टोबैको गुड्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, ठीक है। तो ये अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, तो आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। सर 40 की नहीं मिलेगी, 20 की तो मिल जाएगी ना? हाँ 20 की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद आता हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो मेरी पहली क्लास थी जीएसटी की रिवीजन क्लास, वहां पे भी हम लोगों ने बात की थी कि इन लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये वाले थे गुड्स, यहाँ पे एक और चीज एरेटेटेड वाटर कॉम्पोजिशन में था, यहाँ पे नहीं है, मतलब एरेटेटेड वाटर को मैन्युफैक्चर करने वाले को 40 लाख रुपए का मिल जाएगा जी, ठीक है जी। आगे, पर्सन एंगेज इन द मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वगैरह, उनको भी 40 लाख का नहीं मिलेगा। ये तो बात हमारी हो चुकी। जो ऑलरेडी खुद ही कह रहा है कि मेरा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर दो जी, ठीक है, तो उसको भी 40 लाख की क्यों मिलेगी? हाँ ठीक है जी, क्योंकि उसने तो जब रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको फिर 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों मिलेगी? यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये बताना चाहता था मैं, क्योंकि ये अभी भी नहीं लिखा आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरा एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई है और मेरी एफडी वगैरह है, और एफडी वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस इनकम, ठीक है ना। वो भी एग्जेम्प्ट इनकम है, ओ सॉरी एग्जेम्प्ट इनकम कह रहा हूं, एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्विस के लिए कंसिडरेशन मानी जाती है, विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब यहां पे तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की हो गई, तो क्या मेरा टर्नओवर
तो क्या मेरा टर्नओवर 20 लाख लिया जाएगा? नहीं। अब मेरे को याद आ गया कहाँ पे लिखा हुआ है, रुको रुको रुको, मैं दिखाऊंगा आपको। भाई ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं कि सर ने बोल दिया था तो इसलिए कर लिया, नहीं। ये देखो explanation, for the purpose of this section a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in the exempt supply of services provided by way of extended deposit, loan or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. तो अगर कोई एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में और साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो इंटरेस्ट को भी आंखें बंद करके हम मान लेंगे कि ये गुड्स ही हैं, टर्नओवर के पर्पज से उसे काउंट करेंगे, लेकिन सर्विसेज नहीं देखेंगे उसमें, उसको क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। टर्नओवर के पर्पज से मतलब क्या? सपोज करो मैंने 38 लाख के गुड्स सप्लाई किए और 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस बार अब मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 41 लाख हो गया। अब मैं थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ जी, आ जाओ आगे आ जाओ। सही चल रहे हैं, चलें चलें चले चले, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ ठीक है, ये भी हो गया मेरा। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 to 30 चल रहा है, कैंसिलेशन भी आ जाएगा, रिवोकेशन भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। मतलब क्या? अगर आप एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं तो हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं? सीजीएसटी, तो आपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया, वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा कि आपका सीजीएसटी में भी हो गया। ठीक है, he is so liable within 30 days from the date when he becomes the liable for registration। जिस दिन उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रोवाइडेड दैट सीटीपी एंड एनआरटीपी shall apply for registration at least 5 days prior to the date of commencement of business। ध्यान से सुनेगा, मुंबई में, इवन गुड़गांव में भी SEZ वगैरह है। अब गुड़गांव में SEZ है, तो एक मेरा बिजनेस SEZ के अंदर है और एक आउटसाइड SEZ है। ठीक है, मेरा सेक्टर 14 में और सिलोखरा SEZ में, तो मेरे को दोनों जगह रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन SEZ or being a SEZ developer shall have to apply for a separate registration as a distinct person for his place of business located outside SEZ in the same state or union territory। Explanation, every person who makes a supply from territorial waters बाहर, तो जो सबसे पास वाली स्टेट लगेगी वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है ना। obtain registration in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located। समझ में आ गई होगी होप से बात। ठीक है, उसके बाद आ गया जी a person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or union territory provided। आप एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके ऊपर 22, 24 नहीं अप्लाई हो रहा तब भी आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 24 और 25 अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया या एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले लिए तो आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, डीडीपी माना जाएगा। मतलब क्या? हरियाणा में रहते हुए मेरा एक गुड़गांव में मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक मैंने और कहीं रजिस्ट्रेशन ले रखा है हरियाणा में, तो दोनों डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे। हरियाणा में भी ले रखा है, दिल्ली में भी ले रखा है, डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, आगे सर आपको जो रजिस्ट्रेशन, अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 51 तो आपका पैन बेसिस पे रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन शैल हैव पैन इशूड अंडर इनकम टैक्स एंड इन ऑर्डर टू ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडेड दैट अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है तो आपके ऊपर अगर 10 भी होता है तो भी आपका काम चल जाएगा। जो इनकम टैक्स वाला 10 है उसके हिसाब से भी काम चल जाएगा। जो मैं आपको बात इंपॉर्टेंट कह रहा था जिसकी वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर उठाया वो ये है कि इस बार इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया। मतलब क्या? आपको रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6A से लेकर 6D तक यही पॉइंट है। ठीक है, आधार रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है,
provided that if Aadhaar is not assigned to a registered person, such person shall offer a alternate or viable means of identification, provided that in case of failure to undergo the Aadhaar authentication and furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish a alternate and viable means of identification, registration allotted such person shall be deemed to be invalid। ठीक है, जो उसने प्रूफ वगैरह दिए थे अगर वो नहीं वाइबल है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इनवैलिड मान लेंगे। ठीक है, अब जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। बहुत लंबी लंबी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, ये बात है। सर अगर कंपनी है तो कंपनी का आधार ऑथेंटिकेशन कैसे कराएंगे? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म का आधार ऑथेंटिकेशन कैसे कराएंगे? कहता है कि अगर एचयूएफ के केस में कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन होएगा, कंपनी के केस में एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का, और एसोसिएशन के केस में मेंबर्स का हो सकता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा हुआ है कि कुछ लोगों को हम आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। और उसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन दी और नोटिफिकेशन दे के बता दिया कि आधार ऑथेंटिकेशन किन किन को जरूरत नहीं है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू एंड पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 25(9) में यूआईएन वाले। ठीक है, यूआईएन वाले उन लोगों को भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। Notwithstanding anything contained in subsection 6, NRTP may be granted a registration under subsection 1 on the basis of such other document। NRTP है ना, तो उसके पासपोर्ट के बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसका आधार होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। ठीक है जी, उसके बाद पर्सन, where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain the registration, the proper officer may without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law forced to proceed for the registration। मतलब क्या, ये स्यूमोटो रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जहां पे ऑफिसर अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन करा रहा है। आगे उसके बाद 9, यहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसी, यूएनओ वगैरह, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, कॉन्सुलेट, एम्बेसी, ठीक है, इन लोगों को हम यूआईएन ग्रांट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यूआईएन जो ग्रांट होता है वो हर स्टेट में अलग अलग नहीं लेना पड़ता, ऑल ओवर इंडिया का एक ही होता है। सर इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही क्यों है? बेटे जो इनको सप्लाईज हो रही है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है तो सामने वाला तो टैक्स चार्ज करेगा, तो ये गवर्नमेंट से अपना रिफंड ले लेते हैं, तो इस वजह से इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, अगर आपको यूआईएन ग्रांट कर दिया, द रजिस्ट्रेशन और द यूआईएन ग्रांटेड शैल बी और ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो तो पूरा रूल 8, रूल 9 वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ना है जी। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो REG 06 में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जी। ठीक है, आफ्टर द, एक मिनट, अच्छा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बात बता दी, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो स्टेट के पास जाके कराएंगे, वो अपने आप ही SGST में, CGST में रजिस्टर्ड माना जाएगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो भी वो रिजेक्शन मान ली जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? वो ऐसा होगा जी, मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा होगा? तो आपके पहले 2 स्टेट कोड, जैसे हरियाणा की बात करूं तो 06, उसके बाद पैन नंबर, एंटिटी कोड और चेकसम करेक्टर। ठीक है, ये शुरू में अल्फाबेटिकल आए थे, फिर अब इन्होंने न्यूमेरिक भी कर दिया, तो मैंने 0 to Z डाल दिया। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिपकाना जरूर है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, every registered person shall display GSTN on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place of business। ठीक है जी, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द NRTP और CTP वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता है, सप्लाई करने से पहले। एक बार का रजिस्ट्रेशन किया हुआ 90 दिन तक वैलिड रहता है। फर्दर ये 90 दिन तक रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहें तो एक्सटेंड करा सकते हैं। The certificate of registration to CTP or NRTP shall be valid for a period specified in the application or 90 days, whichever is earlier। अगर आपने खुद ही कम दिन का मांगा तो बात अलग है। Such person shall make a taxable supply only after the issuance of the registration certificate।
ठीक है, आरसी मिलने के बाद ही होएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर ऑन अ सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन by the taxable person extend the said registration for further 90 days. CTP and RTP shall at the time of submission of the application or for registration under section 21 make a advance deposit of tax। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो पढ़ने की कोई ऐसी बात है नहीं, मैं दोबारा पढ़ के क्या करूँगा। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, बेटे अमेंडमेंट देखो, जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हो आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन चीज़ों के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो ये हो गई आपकी कुछ फील्ड जो कि हाँ चेंज हो जाती हैं। तो जैसे ही मोबाइल नंबर के आप चेंज करने की बात करोगे तो वो OTP वगैरह आएगा, वैसे आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ होती है कोर फील्ड, प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली पूरा डॉक्यूमेंटेड होके फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब उनकी पूरी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन टू whom UIN has been assigned shall inform the proper officer for any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto in such manner and a form। ठीक है, कितने दिन में? 15 दिन के अंदर अंदर देना होता है। द प्रॉपर ऑफिसर मे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और ascertained by him approve or reject the amendments, ठीक है, जो आप चाह रहे हो, प्रोवाइडेड दैट द अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो मैंने अभी आपको बता दिया, ईमेल आईडी है, नेम है, तो उस केस में ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग अ पर्सन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कोई भी चीज़ ऐसे तो हमारे लॉ में रिजेक्ट हो ही नहीं सकती, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जी रजिस्ट्रेशन के रूल पे। तो भाई परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट वगैरह बता के आपका पार्ट ए भरा जाता है RG01 का। उसके हिसाब से आपका TRN जनरेट हो जाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके हेल्प से आप अपना पार्ट बी भरना शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट बी भरना शुरू करेंगे, एक्नॉलेज हो जाएगा आपका फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, अब आधार ऑथेंटिकेशन जब तक आपने नहीं कराया, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आपकी उस दिन फुलफिल मानी जाएगी जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया, कंपल्सरी है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो, ये MCQ में आ सकता है। CTP shall be given a TRN by a common portal for making the advance deposit of tax। ठीक है, ये आधार ऑथेंटिकेशन की बात की। द एप्लीकेशन शेल वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर सब रूल 4 with effect from 1/4/2020 undergo the Aadhaar authentication Aadhaar number for the grant of registration। क्या यार, बार बार वही बात आ रही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ SEZ और डेवलपर ऑफ SEZ, मैंने कहा कि उसको अलग से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ISD को भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ISD के लिए, कि आप अपना जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बेटे ये पूरा का पूरा चार्ट है, कोशिश करूँगा आप लोगों को दे दूँ, देखिएगा, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा कवर करने की कोशिश की है, जितना मेरे को समझ में आई चीज़ें। ठीक है, मिस नहीं हुई हैं ये तो ज़रूर है, लेकिन आपको कितना इजी लगता है या क्या है वो देखते हैं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह कराया, तो उस केस में मेरे को 7 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मेरा। ठीक है, मैंने जिस दिन मेरा आधार ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हुए, एप्लीकेशन पूरी हुई, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो माना जाएगा कि मेरा 7वें दिन रजिस्ट्रेशन हो गया। If the proper officer fails to take any action within a period of 7 working days from the date of submission of the application, the application दो बार आ गया, of the application for the grant of registration shall be deemed to have been approved। मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव हो गया। देखो, अब ये जो 7 दिन है कैसे बढ़कर 30 दिन हो जाएंगे। अगर ध्यान से सुनो, आपने कहा मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा सकता सर, ठीक है, या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं वैलिड हो पाया क्योंकि वो लिंक भेजते हैं ईमेल के थ्रू, आपने उससे आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया या आपने ऑप्ट किया मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराऊंगा, उस केस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं प्रीमाइसेस का। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आएगी तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है पूरा का पूरा डिले हो जाता है। यहाँ पे ये जो 7 दिन है ये इनको 30 दिन में हो जाएंगे।
ठीक है। फिर इनको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना है जी, मतलब 30 दिन सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ये 30 दिन का टाइम लेते हैं। वैसे कितना, 7 दिन का टाइम है जी, ठीक है। आगे, अगर जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की उनको डेफिशिएंट लगी तो वो RG03 में, आपको फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर था और आपको याद नहीं आ रहा, स्पेसिफाइड फॉर्म करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर उनको कोई डेफिशिएंसी लगी तो 7 दिन का टाइम है, उनको उसी 7 दिन के अंदर अंदर, दूसरे दिन हो सकता है, चौथे दिन हो सकता है, 7वें दिन हो सकता है, वो आपको कहेंगे कि भैया अब 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर अपना रिप्लाई फाइल करो कि आपका रजिस्ट्रेशन में ये डिस्क्रिपेंसीज है, जरा उनको ठीक कर दो। The applicant shall furnish such clarification, information or document electronically in RG04 within a period of 7 working days। यहाँ पे इसे 7 दिन नहीं मिले उनको, हाँ उनको 30 दिन मिल गए थे, यहाँ पे उनको 30 दिन मिल गए अगर वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन किए तो, ठीक है। उसको 7 दिन ही मिलेंगे, उसको 7 दिन ही मिलेंगे अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब रिप्लाई इसने फाइल किया, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन एटसेट्रा furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of 7 days from the date of receipt of such clarification। अगेन, अगर 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने रिप्लाई नहीं किया तो वो डीम टू बी अप्रूव्ड मान लिया जाएगा, ठीक है जी। एक बार अप्रूवल आ गई तो क्या कहता है, द एप्लीकेंट शेल बी कम्युनिकेटेड द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड एंड शेल बी मेड अवेलेबल टू विद इन 3 days फ्रॉम द मेंशन, हाँ विद इन 3 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ अबव मेंशन डेज, ठीक है जी। आगे, जब आपको हम इशू करते हैं ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट तो आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट से माना जाता है। देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर दिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ITC के टाइम पे भी इस चीज को बताता हूं। वेयर द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड अंडर रूल 9, a certificate of registration in RG06 showing the principal place of business and additional place of business or businesses shall be made available to the applicant on the common portal। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ मानी जाती है, अगर उसने विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया था जब से वो लाइबल हुआ था, इफेक्टिव डेट मानी जाएगी जब से वो लाइबल हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज उसने अप्लाई किया तो उस दिन से मानी जाएगी इफेक्टिव डेट जिस दिन से उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन उसे ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन उसी दिन से मानी जाएगी। तो ये तीनों चीजें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन की मैंने बात बता दी है आपको, सेपरेट रजिस्ट्रेशन में इतना कुछ नहीं। NRTP की बात, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये हो चुका मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा रिपीट हो रही है ये बात कि अगर आपने कहा कि देखो 3 बातें, आपने कहा मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा सकता, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या उसका रीजन है उसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, ना भैया मैं तो तेरे फिजिकल प्रीमाइसेस आके चेक करूंगा, देखना चाहता हूं, तो क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड ड्यू टू, क्या ड्यू टू फेलियर ऑफ द आधार ऑथेंटिकेशन, due to not opting for Aadhaar authentication before the grant of registration, due to any other reason after the grant of registration, उसने रजिस्ट्रेशन दे दिया फिर भी कहता है मैं तो आके चेक करूंगा जी, he may get such verification of the place of business in the presence of the said person, registered person के presence में, done and the verification report along with the other document। मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जब ये आज की डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो कहते हैं कि आपके प्रीमाइसेस पे चिपका हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर या नहीं दिख, और जैसे हमारी कंपनी है तो उस केस में कहते हैं डायरेक्टर साहब को बुलाओ, उनके साथ खड़े होकर हम फोटो खींचेंगे, ठीक है जी, खींच लो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ शैल बी अपलोडेड इन RG30 on the common portal within 15 days from the date of such verification, within 15 days, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई होप सो आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं खुद से भी करा सकता हूं। सर मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मैं कैंसिल करा रहा हूं, डेथ हो गई। लीगल हायर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैंने लॉ वायलेट किया और प्रॉपर ऑफिसर जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं एक बार। द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर हिज ओन मोशन, the proper officer may either on his own motion or the application filed by the registered person or by the legal heirs cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed having regard to the circumstances। क्या क्या circumstances? business discontinue हो गया, डेथ हो गई प्रोपराइटर की, अमेलगमेट कर दिया, डीमर्ज हो गया और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जो ये 3-4 रीजन बताए। देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। पहले 24 की वजह से रजिस्ट्रेशन कराया था, अब मैं वो वाली सप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कराया था, अब मैं थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता हूँ। ठीक है, द provided that during the proceeding pendency of the proceeding relating to the cancellation of the registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है? जब आप जीएसटी का कोई भी प्रोविजन ओवर रूल कर जाए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 10 दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश द 3 कॉन्जिक्यूटिव, उसने अपनी 3 रिटर्न नहीं भरी हैं। ठीक है, आप अगर नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने 6 महीने तक अपनी रिटर्न नहीं भरी है। ठीक है, 25(3) में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था आपका, और आपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया, 6 महीने हो गए हैं आपने बिजनेस शुरू नहीं किया। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट से लिया था ये। उसके बाद रूल 21 में 5-6 पॉइंट और बता रखे हैं, ये पॉइंट हिट हो गए तो भी आपका प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। क्या कहता है? आप डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस से आप कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे, आपने इनवॉइस इशू की है लेकिन गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई नहीं किए, मतलब फेक इनवॉइस इशू कर दी आपने। वायलेट द प्रोविजन ऑफ 171 एंटी प्रॉफिटरिंग। ठीक है ना, तो वो वाला आपने केस कर दिया। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A, आपने बैंक के जो पर्टिकुलर्स देने थे वो आपने बैंक के पर्टिकुलर्स नहीं दिए 30 या 45 डेज में। ठीक है, आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया। उसके बाद आपने जीएसटीआर 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई वो ज्यादा दिखा दी और जो 3B में उसके लिए टैक्स पे किया वो कम पे किया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वायलेट द प्रोविजन ऑफ 86B, 86B में ये है कि आपने 99% का आप क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो, आपको 1% कैश में पे करना पड़ेगा, वो प्रोविजन वायलेट कर दिया तो आपको इन दैट केस ऑल्सो आपका प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। ठीक है, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट इफेक्ट द लायबिलिटी। कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, अदर ड्यूज वगैरह, ये बात हो गई, ये बात हो गई। ये चीज है जो मैं प्रेफर करता हूं आईटीसी के टाइम पे पढ़ाना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल शेल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्वलेंट टू द credit of the input tax in respect of input held in the stock, input contained in the semi finished good, capital goods वगैरह, और the output tax payable on such goods whichever is higher। उनको बेचने पर जितना टैक्स रिकवर होएगा वो, या उनका इनपुट टैक्स जितना पड़ा हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब कैपिटल गुड्स की बात आ रही है तो वो 5% पर क्वार्टर आप रिटेन करके बाकी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसकी बात करेगा सर। ठीक है, ये वही पॉइंट है। ठीक है, जो प्रोवाइडेड दिया हुआ है। द अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर, वो तो ठीक है यार, वो तो 5% वाले हम लोगों ने बात कर दी। रिवोकेशन, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, मैंने कहा नहीं साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता हूं, या जो आपने काम मैंने जो लॉ को वायलेट किया मैं ठीक कर लेता हूं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
Any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for the revocation of the cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order. cancellation order के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वाकई में कैंसिल हो जाएगा. द प्रॉपर ऑफिसर in the manner and within such prescribed time by order either revoke the cancellation आपका रिवोक कर देगा, और रिजेक्ट द एप्लीकेशन कहेगा मैं तो करूंगा जी. अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना, shall not be rejected unless the opportunity of being heard. अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपको सुनने का मौका देगा. द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST और UTGST शेल बी डीम टू बी रिवोकेशन अंडर दिस एक्ट, मतलब CGST. ठीक है जी. तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया मेरे भाई. आधार ऑथेंटिकेशन वाली बात याद रखना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कोई प्रॉब्लम हो, और प्लीज रिक्वेस्ट है कुछ कमेंट डाला करो जिससे कि लगे कि आप लोग देख भी रहे हो. थैंक यू फ्रेंड्स.